हेलो दोस्तों, नमस्कार। दिव्यम आईएएस टीम की तरफ से मेरा नाम है आकाश श्रीवास्तव। तारीख है आज 3 सितंबर 2022 और हम बात कर रहे हैं द हिंदू के डेली एडिटोरियल एनालिसिस को आसान भाषा में समझने की। इसका फ्री पीडीएफ और दूसरे एग्जाम रिलेटेड वैल्यू एडेड मटेरियल आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे क्वालिटी कंटेंट हम आप तक लाते रहें। दोस्तों, आज हम हिंदू के 4 एडिटोरियल आर्टिकल को डिस्कस करेंगे। आज का जो पहला आर्टिकल है वो रहेगा विंड इन द सेल। इसके बाद हम देखेंगे रिलीफ रिबफ। नेक्स्ट वी विल डिस्कस द एनपीटी इज बिगिनिंग टू लुक शेकी। और लास्ट में हम देखेंगे इंडियाज साइबर इंफ्रास्ट्रक्चर नीड्स मोर देन पैचेस। चलिए वन बाय वन चारों ही एडिटोरियल आर्टिकल के क्रक्स को आसान भाषा में समझने का प्रयास करते हैं। आज का जो पहला आर्टिकल है विंड इन द सेल, ये पूरा आर्टिकल कल ही हमारे इंडियन नेवी में कमीशन्ड हुए आईएनएस विक्रांत, जो कि स्वदेशी निर्मित युद्धपोत एयरक्राफ्ट कैरियर है, उस पर आधारित है। आईएनएस विक्रांत, हालांकि इससे पहले इंडियन नेवी के पास अभी जो कमीशन्ड है वो आईएनएस विक्रमादित्य भी है। आईएनएस विक्रमादित्य की अगर हम संक्षेप में बात कर लें तो ये रशिया से हमने लिया हुआ था, जबकि आईएनएस विक्रांत ये मेजॉरिटी अगर हम बात करते हैं तो ये भारत ने अपने यहाँ पर ही बनाया है। आत्मनिर्भर भारत स्कीम को ये बूस्ट करता है। 76% ये स्वदेशी निर्मित है। हालांकि कुछ क्रिटिकल टेक्नोलॉजी जिसकी इसको ज़रूरत थी वो आयात करना पड़ा। भविष्य में उम्मीद है कि हम क्रिटिकल टेक्नोलॉजी को भी स्वदेश निर्मित ही करेंगे। आईएनएस विक्रांत आने के बाद ये फोटो देखिए, ये न्यूज़ डिकोड के सौजन्य से है। अब जब आईएनएस विक्रांत, जो अभी भारत में बना हुआ लार्जेस्ट वॉरशिप है, इसके साथ में ही भारत उन चुनिंदा देशों की श्रेणी में शामिल हो चुका है जिनके पास इस तरीके के युद्ध जो कैरियर पोत होते हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर पोत, उनको निर्माण करने की क्षमता है, जिसमें यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड किंगडम, रशिया, फ्रांस और चाइना आते हैं। अब इसमें एक नाम और जुड़ जाता है, हमारा प्यारा भारत देश का नाम इसमें जुड़ जाता है। अब 17 साल का समय लगा आईएनएस विक्रांत को बनने के लिए। लगभग 20,000 करोड़ से के आसपास की राशि इसके निर्माण में लगी है। अब इसकी हम बात करते हैं तो इसकी स्पीड की अगर हम बात कर लेते हैं तो लगभग ये इसकी जो रेंज है 7500 नॉटिकल माइल्स की है, जिसमें लगभग 2200 के आसपास कंपार्टमेंट हैं जो क्रू के लिए, और लगभग 1600 ऐसे हैं जो स्पेशलाइज्ड केबिन हैं जिसमें वुमेन ऑफिसर जो सेलर हैं उनके रहने की व्यवस्था है, स्पेशल मेडिकल फैसिलिटी की व्यवस्था है। इन सब के बाद भी बात करते हैं तो आईएनएस विक्रांत की बात करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट 43,000 टन का इसका डिस्प्लेसमेंट है। 28 नॉट की टॉप स्पीड है। इस पर 30 से 34 एयरक्राफ्ट ये एक बार में कैरी कर सकता है। कुछ स्पेशल एयरक्राफ्ट रेंज की बात हम कर लेते हैं। ध्रुव हेलीकॉप्टर हो गया, का 31 रेंज का हो गया, MH-60R, MiG-29 के, NLCA लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, इन सब को कैरी करने की इसकी कैपेबिलिटी है। हालांकि भारतीय नेवी का इसमें आगे ये भी विचार है कि इसमें थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट करके आगे चल के फ्रेंच जो रफाल है और अमेरिका का जो F-18 सुपर हॉर्नेट, इसको भी इस पे लाया जा सके। कुछ मॉडिफिकेशन की आवश्यकता ज़रूर पड़ेगी। देखना दिलचस्प होगा आगे किस तरीके से मॉडिफिकेशन इसमें आते हैं। और अभी जो भारत का जो ओशियानिक, जो हमारा जो इंडियन पैसिफिक की बात करते हैं, इंडियन ओशियन रीजन की बात करते हैं, जिसमें भारत की एक प्रोएक्टिव मैरीटाइम स्ट्रेटेजी के लिहाज से आईएनएस विक्रांत काफ़ी इम्पोर्टेंट कड़ी के रूप में देखा जा रहा है। अब इसमें यह भी है, जिस तरीके से हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने यह भी बात कहा था कि एक हमको फ्री, ओपन और इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी की ज़रूरत है, भारत को अपनी कैपेबिलिटी मजबूत करने की ज़रूरत है। वो भी आईएनएस विक्रांत से काफ़ी हद तक हम उस दिशा में आगे मजबूती से बढ़ रहे हैं। इसके अलावा जो इंडिया की तरफ से
सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन सागर इनिशिएटिव जो है उसमें भी आईएनएस विक्रांत की अहम भूमिका होने वाली है। इन सब के बाद आगे ये भी है कि भविष्य में ये पहला इस तरीके से 2 और जो स्वदेश निर्मित एयरक्राफ्ट कैरियर है उनको बनाने की बात आगे हो रही है। आगे ये भी है कि अभी जो भी हमको एक्सपर्टीज प्राप्त हुई है आईएनएस विक्रांत को बनाने में उसको ज़ाया नहीं जाने देना है, उसका इस्तेमाल करके हमको और भी इस क्षेत्र में और इंडिजिनियस जो एयरक्राफ्ट कैरियर हैं इसको और ज़्यादा डेवलप करने की और ज़्यादा आधुनिक सुविधाओं के साथ लैस करने की आवश्यकता है। और इन सब के साथ में भारत का ट्विन इंजन डॉग जो अभी भी भारत के लिए एक सपना है, ट्विन इंजन डॉग बेस्ड फाइटर, ये भारत के लिए भी सपना बना हुआ है। उम्मीद करते हैं आने वाले भविष्य में भारत इसको भी बनाने में कामयाब होगा। तो बेसिकली ये जो पूरा आर्टिकल है भारत के आत्मनिर्भर भारत की गरिमा को आगे बढ़ाते हुए इस क्षेत्र में आईएनएस विक्रांत के लॉन्च होने से भारत की मैरीटाइम कैपेबिलिटी में जो मजबूती आई है, जो हमारे इस क्षेत्र में चाइना से जो हमको कंपटीशन, जो राइवलरी, जो खतरे मिलते हैं, विशेष तौर पर हम जब इंडो पैसिफिक ओशन की बात करते हैं तो इन सब के नज़रिए से आईएनएस विक्रांत काफ़ी मजबूत और बेहतर शुरुआत भारत को दे रहा है। नेक्स्ट आर्टिकल की जब हम बात करते हैं तो आज का दूसरा आर्टिकल है रिलीफ रिबफ। ये पूरा आर्टिकल इर्द गिर्द घूम रहा है अभी जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा अंतरिम जमानत मुहैया कराई गई है तीस्ता सीतलवाद को। बेसिकली इस जमानत को मुहैया कराने में जो गुजरात गवर्नमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा दबाव बनाई हुई थी कि इनको जमानत न मिले, और जो अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस यूयू ललित इनके बेंच द्वारा फैसला लिया जाता है जिसमें ये बताया जाता है कि अभी ये अंतरिम जमानत इनको मिलेगी। ऐसा कोई स्कोप नहीं दिख रहा है जिससे इनकी अंतरिम जमानत को नकार दिया जाए। हालांकि जो रेगुलर बेल है उसका डिसीजन जो हाई कोर्ट ऑफ गुजरात है उसके ऊपर छोड़ा गया है। तीस्ता सीतलवाद बेसिकली 2002 में जो गुजरात में जो दंगे होते, जो वायलेंस होते हैं, उसमें ये सामाजिक कार्यकर्ता हैं। अभी कुछ समय पहले इन पर आरोप लगा था कि सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप, और इनके साथ में जो भूतपूर्व पुलिस ऑफिसर हैं आरबी श्री कुमार और संजीव भट्ट, इन समेत ये तीनों लोगों पर यह आरोप लगा था कि इन्होंने सबूतों के साथ छेड़छाड़ किया है। जो एसआईटी थी उसने अपना जब जांच किया तो उसमें आरोप लगाया कि बेसिकली तीस्ता सीतलवाद, आरबी श्री कुमार, संजीव भट्ट, इन तीनों ने मिलकर सबूतों के साथ छेड़खानी की है जिससे कि जो टॉप पॉलिटिशियन हैं उनको फ्रेम किया जा सके और गुजरात जो दंगे हैं उसको एक तरीके से उस पॉट को बॉइलिंग, इस मुद्दे को गर्म बना के रखा जाए, और इसी के तहत में इनको गुजरात गवर्नमेंट द्वारा तीनों लोगों को जेल हो जाती है। अभी तीस्ता सीतलवाद जी की बात करते हैं तो इन्होंने जो जाकिया जाफरी हैं, बेसिकली जब गुजरात दंगे होते हैं तो एहसान जाफरी जो फॉर्मर एमपी रह चुके थे, मॉब अटैक जो गुलबर्ग सोसाइटी अहमदाबाद में होता है वहाँ पर इनकी मृत्यु हो जाती है और इनकी वाइफ जाकिया जाफरी, इनको इंसाफ मुहैया कराया जा सके, इसके पक्ष में तीस्ता सीतलवाद जी लगातार प्रयासरत रही हैं। और बेसिकली अब बात ये भी हो रही है कि गुजरात गवर्नमेंट द्वारा इन तीनों लोगों को, जिसमें तीस्ता सीतलवाद, संजीव भट्ट, श्री कुमार जी, इस सबका नाम सामने आता है, इनको साजिश गढ़ने के आरोप में जेल हो गई थी। अब आगे अब ये भी बात हो रही है कि तीस्ता सीतलवाद जी के मुद्दे की अगर जब बात करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट ने यह पाया है कि गुजरात हाई कोर्ट द्वारा जब बेल हियरिंग की बात आती है तो असामान्य रूप से काफ़ी लंबा समय ले लिया जाता है जो कि नैसर्गिक न्याय के खिलाफ जाता है। अब इसमें यह भी बात हो रही थी कि सॉलिसिटर जनरल ने काफ़ी मुद्दे भी उठाए जो कि सरकार की तरफ से थे। उन्होंने ये कहा कि जब इनका केस गुजरात हाई कोर्ट में चल रहा है, ऐसे में ज़मानत की मांग के लिए सुप्रीम कोर्ट में जाना ये अनुचित होगा। हालांकि जस्टिस यूयू ललित, इनकी बेंच जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करंट हैं,
इनकी बेंच द्वारा ये भी कहा गया कि जब ऑलरेडी अनयूजुअल लॉन्ग पोस्टमेंट हो रहा है बेल हियरिंग का, तो ऐसे में इनको बेल से वंचित नहीं किया जा सकता है और इनको अंतरिम जमानत तब तक मुहैया कराई दी गई जब तक इनकी सुनवाई गुजरात हाई कोर्ट में आगे नहीं बढ़ जाती है। रेगुलर बेल मिलेगी नहीं मिलेगी, ये सारा मुद्दा गुजरात हाई कोर्ट के ऊपर छोड़ दिया गया है। अब इसमें आगे ये भी बात कही जा रही है कि एक लॉ का भी प्रोविज़न को बात कही जा रही है कि जब एक्यूज्ड कोई महिला होती हैं तो उनको बेल का अधिकार पुरुषों के मुकाबले वो तो ज़्यादा उनके पक्ष में झुकाव उसका होता है। इसका भी हवाला सुप्रीम कोर्ट ने दिया। और इसके अलावा ये भी बात कही गई कि ऑलरेडी इनकी 2 महीने से ऊपर की इनकी कस्टडी हो चुकी है, 7 दिन से ऊपर, 7 दिन का जिसमें इंटरोगेशन पीरियड भी था। तो ऐसे में अब इनको बेल से नकारना कहीं से भी ठीक नहीं था। अब लास्ट में आर्टिकल में ये भी बात कही जा रही है कि जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात कही जाती है, साथ में जो वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है उनके सपोर्ट में जब कोई एक्टिविस्ट होता है, ऐसे में इस एक्टिविस्ट वो कोई भी हो सकता है, इस केस में तीस्ता सीतलवाद जी हैं, तो इनके भी पर्सनल राइट, पर्सनल लिबर्टी को बचाने का प्रयास करना चाहिए और कानून को अपना कार्य करते रहना चाहिए बिना किसी राजनीति अथवा राजनीतिक भेदभाव, पक्षपात किए हुए। अगले आर्टिकल की अब हम बात करेंगे। अगला आर्टिकल है एनपीटी इज बिगनिंग टू लुक शेकी। बेसिकली ये आर्टिकल अभी जो नॉन प्रोलिफरेशन न्यूक्लियर वेपन जो ट्रिटी थी, अप्रसार संधि, परमाणु अप्रसार संधि थी, उसकी अभी 10वीं रिव्यू कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी होती है। और अब ये बात हो रहा है कि अब जो इस संधि को लागू हुए ये मार कर रहा है, इस बार की जो मीटिंग हुई थी 52वां साल था। हालांकि 50वें साल के रूप में सेलिब्रेट 2020 में करना था, कोरोना की वजह से वो पोस्टपोन हो जाता है। इस मीटिंग की बात करते हैं तो लगभग 4 हफ्तों से लंबा डिबेट डिस्कशन होता है, लेकिन कोई भी फाइनल निष्कर्ष, मजबूत निष्कर्ष नहीं निकल पाता है। आगे अब ये भी बात होती है, जब अप्रसार संधि की बात करते हैं, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी की जब बात करते हैं, तो ये भी कहा जा रहा है कि 10 ऐसी मीटिंग हो चुकी है, कहीं पर भी कोई भी प्रॉपर निष्कर्ष अभी नहीं निकल पाया है। और सबसे बड़ी बात अभी जो इस बार 2022 में जो मीटिंग होती है, जो इससे पहले की मीटिंग हो चुकी है और 2022 की मीटिंग में सबसे बड़ा अंतर ये आता है कि अभी तक जो रशिया था, रशिया चूंकि परमानेंट मेंबर भी है, P5 कंट्री में भी आता है, तो वो हमेशा जो बाकी मेंबर कंट्रीज थे इस मैटर पे वो एक साथ होते थे। बट इस बार ऐसा हुआ है कि जो रशिया है उसको जो पश्चिमी देश हैं उनके खिलाफ इस तरीके से रिप्रेजेंट इस मीटिंग में किया गया। तो ये एक बड़ा चेंज इस बार की मीटिंग में दिखता है। अब इसमें ये भी बात कही जा रही थी कि जैसे कि रशिया द्वारा यूक्रेन पर लगातार हमले हो रहे हैं, वैसे जो यूक्रेन में जो न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं ज़ैपोरिज़िया में, उसको बचाया जाएगा और किस तरीके से जो भी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी वाले बिल्डिंग है, इमारतें हैं, उनकी सुरक्षा का ख्याल कैसे रखना होगा और इस समय रशिया पर किस तरीके से उसको बाध्य किया जा सके। बेसिकली मीटिंग में ज़्यादा पक्ष इन सब बातों पे निकलता है। इसके आगे जब बात होती है इस आर्टिकल में, तब एनपीटी नॉन प्रोलिफरेशन ट्रिटी या अप्रसार संधि की जब आगे बात करते हैं तो 1960 के दशक में ये ट्रिटी लाई जाती है, जिससे कि जो न्यूक्लियर, जो परमाणु प्रसार है, जो हथियारों का प्रसार है, उसको रोका जाए। दुनिया में परमाणु की विभीषिका से बचाने के लिए संधि आती है। पर बात ये भी होती है इस संधि में, जो उस समय तक जो P5 कंट्री होते हैं, जो जिसमें यूएसएसआर, सोवियत संघ, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, चाइना, जिन्होंने पहले ही न्यूक्लियर वेपन का जो उन्होंने बना लिया था, अपनी कैपेबिलिटी को डेवलप कर लिया था, इनको छोड़ के जो अन्य अब दूसरे देश न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएंगे, इस तरीके से संधि सामने लेकर आई गई थी। हालांकि भारत ने अभी कभी भी इस संधि को हस्ताक्षरित नहीं किया है, इसको कभी भी भारत का सिग्नेटरी नहीं रहा है, क्योंकि भारत का हमेशा से कहना है कि बेसिकली ये एक तरीके से भेदभाव वाली संधि है, हैव और हैव नॉट के बीच में। जिनके पास पहले से परमाणु हथियार आ चुके थे वो तो अपने पास रखे हुए हैं, पर नए देश नहीं रख सकते हैं। और भारत जैसा देश जिसको अपने पड़ोसी देशों से बहुत ज़्यादा खतरा बना हुआ है,
चाहे वो पाकिस्तान की बात हो, चाइना की बात हो। ऐसे में भारत को इस ट्रीटी से दूर रहना ही भारत के राष्ट्रहित में होगा। अब इसमें हमेशा से जो न्यूक्लियर हैव्स हैं और जो न्यूक्लियर हैव नॉट हैं, इनके बीच में बहुत सारे मतभेद सामने आते हैं। बेसिकली जो इसमें ये भी बात कही गई थी, दो तरीके की बात कही गई थी कि पहली बात कि जो फर्दर टेस्टिंग होगी उसको अब रोक देना है, जिसको जो P5 कंट्री वो काफ़ी सपोर्ट करते थे। दूसरी बात इस संधि के तहत ये कही गई थी कि जो परमाणु जो ऊर्जा है उसका शांति पूर्वक इस्तेमाल करने के रूप में जो भी परमाणु संपन्न देश है वो दूसरे देशों की मदद करेंगे, जिसका हमेशा से ऐसे देश जो जिनके पास परमाणु जो संपन्न नहीं शक्तियां हैं वो हमेशा से स्वागत करते रहे हैं। अब आगे आर्टिकल में ये भी बात कही जा रही है कि 50 साल में सिर्फ 4 और देश, 5 देश जिनकी बात हो चुकी है, इनके अलावा 4 और देश जिसमें भारत, इजराइल, नॉर्थ कोरिया और पाकिस्तान आते हैं, उन्होंने ही परमाणु शक्ति को डेवलप किया। हालांकि साउथ अफ्रीका ने भी डेवलप कर लिया था, बट जब वहाँ पर अपार्थाइड रिजिम आती है तो वो अपने परमाणु हथियारों को डिस्ट्रॉय कर देता है और फॉर्मली 1991 में NPT, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, इसको ज्वाइन कर लेता है। इसके अलावा इस तरीके से जो परमाणु प्रसार को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय जो एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है वो एक तरीके से वॉचडॉग का काम करती है। अब इसमें बेसिकली आगे ये भी बात हो रही है कि जो एक रेस हुई थी, परमाणु रेस, बेसिकली US और USSR के बीच में लगभग 65,000 से ज़्यादा, इन्होंने दोनों देशों की बात करें तो परमाणु हथियार को बना के इनका जखीरा संचित कर लिया था 1980 के दशक में। बाद में आपसी समझ से, आपसी समझौते से उसको 65,000 से कम करके लगभग 12,000 के आसपास वॉरहेड तक इन्होंने रिड्यूस कर दिया। अब ये भी बात हो रही है कि 1972 में जो US द्वारा एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी से, जो 1972 की ट्रीटी थी, उससे 2002 में US खुद को अलग कर लेता है और रीज़न वो बताता है कि उसकी जो सिक्योरिटी है और जिस तरीके से अब चाइना का उदय हो चुका है वो US की सिक्योरिटी के लिए काफ़ी थ्रेट है, तो US को बेसिकली अब इस तरीके की कैपेबिलिटी को डेवलप करने की ज़रूरत है। इन सब के बाद जो यूनाइटेड स्टेट हैं, साथ साथ में जो रशिया है, दोनों ही अपनी जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है उसको बेसिकली मॉडर्नाइज करने के तरफ इन्होंने काफ़ी जोर लगा दिया है। इन सब के बाद में ये भी बात हो रही है कि US ने 1987 में की जो ट्रीटी थी, उस जो इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्स, उससे भी 2019 में आकर रशिया से ये बात कही कि हम उस ट्रीटी से वापस हो रहे हैं। बेसिकली ट्रीटी में क्या था कि 500 से लेके 5,500 किलोमीटर रेंज की जो इंटरबैलिस्टिक मिसाइल होती है उसको ये देश नहीं डेवलप करेंगे। हालांकि US ने कहा कि अब चाइना के थ्रेट की वजह से वो इस ट्रीटी से खुद को बाहर कर रहा है। और आज के दिन की बात करें तो US और रशिया के बीच में सिर्फ एक ट्रीटी, न्यू स्टार्ट ट्रीटी, ये ऑपरेशनल है, जिसमें कि जो न्यूक्लियर वेपन थे उसको 700 लॉन्चर और 1550 वॉरहेड तक सीमित रखने की बात कही थी। हालांकि ये ट्रीटी भी 2026 में एक्सपायर हो जाएगी और ऐसा उम्मीद लग नहीं रहा है कि दोनों देश आगे इस ट्रीटी पर कुछ भी बात करने के मूड में दिख रहे हैं। इन सब के अलावा ये भी बात करते हैं तो US अब न्यूक्लियर मॉडर्नाइजेशन की बात करते हैं तो US 30 साल से अपने मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम को एक्टिव कर रहा है। इसके अलावा रशिया की बात करते हैं, रशिया भी लगातार मॉडर्नाइज कर रहा है। चाइना लगातार अपने न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को डेवलप कर रहा है और नई तरीके के, और जिसमें न्यूक्लियर टॉर्पीडो हैं, क्रूज मिसाइल हैं, उसको इंडक्ट कर रहा है। इसके अलावा बेसिकली चाइना की बात करते हैं तो अभी वर्तमान में चाइना के पास लगभग 350 न्यूक्लियर वॉरहेड हैं, जिसको 2030 तक चाइना 350 से बढ़ाकर लगभग 1000 न्यूक्लियर वॉरहेड करने की बात कर रहा है। हालांकि अब ये भी एक सैटेलाइट इमेज द्वारा ये भी पता लगा कि अभी लगभग 3 नए मिसाइल स्टोरेज साइट चाइना द्वारा नए डेवलप कर लिए गए हैं। अब इससे ये भी शंका हो रही है कि चाइना की जो भी लंबे समय तक
जो लगभग 6 दशक से ऊपर तक चाइना की जो पॉलिसी थी कि हम क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस को बनाकर रखेंगे, न्यूनतम आवश्यक जितना परमाणु संग्रह होगा हम सिर्फ उतना ही करेंगे, और साथ ही साथ में हम पहला वार न्यूक्लियर का नहीं करेंगे, नो फर्स्ट यूज पॉलिसी। अब ये भी शंका जताई जा रही है कि क्या चाइना अपनी इन दोनों बातों पर अब भी कायम है, या भविष्य में चाइना अपने तेवर को बदलता हुआ नजर आ रहा है। इन सब के बाद ये भी बात हो रही है कि वर्तमान जो भी कॉन्फ्रेंस हुआ था उसमें फ्रांस, यूके और यूएस चाहते थे कि इररिस्पॉन्सिबल जो यूज है न्यूक्लियर थ्रेट का उसको पॉइंट आउट किया जा सके, कि गैर जिम्मेदाराना जो भी इस्तेमाल होगा वो ऑफेंसिव के अंतर्गत उसको रखा जाए। हालांकि चीन और रशिया द्वारा इस एफर्ट को वो लागू नहीं हो पाता है, इस एफर्ट को हटा दिया जाता है। इन सब के अलावा लास्ट में आर्टिकल में ये भी बात हो रही है कि जब जो जिनके पास न्यूक्लियर नहीं है, ऐसे देश जो न्यूक्लियर हैव नॉट की श्रेणी में आते हैं, ऐसे देशों द्वारा मिलकर एक नई ट्रीटी को जारी किया जाता है, ट्रीटी ऑन प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन। अब न्यूक्लियर इसको बैंड ट्रीटी भी कहा जा रहा है 2017 में, जो कि 2021 से फोर्स में आ चुकी है। इसमें 86 देशों ने सिग्नेटरी कर चुका है। हालांकि ये जो बैंड ट्रीटी है ये हर तरीके से जो न्यूक्लियर थ्रेट होता है उसकी भर्त्सना करती है, और जो भी आगे डेवलपमेंट इस फील्ड में हो रहा है उसको ये उसका हर बार पुरजोर इसका विरोध करती है। हालांकि जो भी ऐसे जो न्यूक्लियर संपन्न शक्तियां हैं वो इस ट्रीटी को नकारते रहे हैं, इसके महत्व को इग्नोर करते रहे हैं, पर आने वाले समय में जिस तरीके से इस ट्रीटी के साथ जुड़ने वाले देशों की संख्या लगातार इंक्रीज कर रही है, ऐसे में इस ट्रीटी के महत्व को नकारना उतना आसान भविष्य में नहीं रह जाएगा। इसके अलावा CTBT की बात जब करते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी 1996 की बात करते हैं, अभी भी पूरी तरीके से ये लागू नहीं हो पाया है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट कंट्री के रूप में यूनाइटेड स्टेट की बात करते हैं, अमेरिका की बात करें, चाइना की बात करें, इन्होंने अभी तक इसको रेटिफाई नहीं किया हुआ है। अब लास्ट में ये भी बात हो रही है कि अब जिस तरीके से राइवलरी दिख रही है, आज का जो मल्टीपोलर वर्ल्ड है, जहाँ पर एक तरफ अमेरिका, एक तरफ रशिया है, एक तरफ चीन है, कहीं पर इजराइल की बात कर लेते हैं, जो नॉर्थ कोरिया जैसे देशों की बात कर रहे हैं, हर तरीके से अब जो मल्टीपोलर कंट्री हैं, जो न्यूक्लियर संपन्न कंट्री हैं, और जो राइवलरी है, जो इन सबसे खतरा हो रहा है, उससे अब जो न्यूक्लियर वेपन है इसके भविष्य में बहुत ज़्यादा अब कोई खुले तौर पर अनुमान लगाना आज के समय पे संभव नहीं हो पा रहा है। वनस्पत जिस समय जब बाईपोलर या यूनिपोलर वर्ल्ड था, जब यूएसएसआर और अमेरिका के बीच का राइवलरी चल रहा था, या यूएसएसआर के विखंडन के बाद जब अमेरिका एक सुपर पावर बनकर सामने आता, उस समय न्यूक्लियर वेपन का खतरा शायद उतना गंभीर नहीं था जितना आज के समय पे गंभीर हो गया, ऐसा आर्टिकल के अंत में कहा जा रहा है। दोस्तों, अब हम लास्ट आर्टिकल की जब बात करेंगे तो इंडिया साइबर इंफ्रास्ट्रक्चर नीड मोर देन पैचेस। बेसिकली ये बात हो रही है कि अभी जिस तरीके से साइबर क्राइम में तेजी से इजाफा हो रहा है, अभी एनसीआरबी की जो रिपोर्ट आई है रिसेंट, उस एनसीआरबी के आंकड़े जो रिसेंट आए हुए हैं उसके हिसाब से ये बात हो रही है कि जो 12,313 केसेस साइबर क्राइम के 2016 में थे, वो 2020 में बढ़कर 50,000 से ऊपर के हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि साइबर क्राइम में जो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है, नई तरीके के जो ये सारे टेक्नोलॉजीज़ हैं, ये पुराने तरीके के जिस तरीके से क्राइम होते थे और क्राइम को हैंडल करने की सरकारों की जो क्षमता थी, उस पर भी प्रश्न चिन्ह ये लगा देता है। इसके अलावा ये भी बात आगे हो रही है कि कोर्ट द्वारा, सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक केस में ये भी बताया गया था कि जब एविडेंस के तौर पर बात होती है, कि जब इंडियन एविडेंस एक्ट की बात कही जाती है, उसके सेक्शन 65(4) के अंतर्गत अगर कोई भी जब इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को सबूत के तौर पर लाने की बात होती है, हालांकि पहले उसको नहीं माना जाता था, पर अब ये भी हो गया है कि एक पहले से मैंडेटरी होगा कि एक सर्टिफिकेट लगाया जाए, और सर्टिफिकेट में ये बात को बताया जाए कि ओरिजिनल जो रिकॉर्ड है उसको प्रोड्यूस करने में सक्षम नहीं है, तब जाकर जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है उसको सबूत के तौर पर पेश किया जा सकेगा। आगे अब ये भी बात हो रही है कि इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर जो I4C है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के तहत में, इसके द्वारा भी इस क्षेत्र में काफ़ी महत्वपूर्ण प्रयास किए जा रहे हैं। अब इसके बाद चूंकि कोई भी सेपरेट प्रोसीजरल
कोड नहीं है साइबर क्राइम को अभी तक टैकल करने के लिए। जो भी हमारे अभी जो ट्रेडिशनल क्राइम है, जिस तरीके से हम टैकल करते हैं उस तरीके से ही अभी साइबर क्राइम, चूँकि बिल्कुल ये अलग नेचर के क्राइम हो जाते हैं, इसमें अलग तरीके से टेक्नोलॉजी लग जाती है, तो इनको टैकल करने के लिए जो ट्रेडिशनल तरीका है उससे हट के, उससे इतर प्रयास करने होंगे। अब इसके आगे जब बात होती है तो इंडियन स्टैंडर्ड ब्यूरो ऑफ, जो इंडियन स्टैंडर्ड है उसके द्वारा काफ़ी प्रॉपर गाइडलाइन दी गई थी, गाइडलाइन फॉर आइडेंटिफिकेशन, कलेक्शन, एक्विजिशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ डिजिटल एविडेंस, कि किस तरीके से जो डिजिटल एविडेंस है उनको कैसे लेना है, कैसे प्रिजर्व करना है, कैसे कलेक्ट करना है इत्यादि। इन पर जो भी गाइडलाइन खींची गई तो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बट कई बार ये होता है कि जो एजेंसीज होती हैं उनके पास प्रॉपर एक्सपर्टीज़ नहीं है आज के समय में, न प्रॉपर जो इक्विपमेंट हो सकते हैं, प्रॉपर लैब की बात आगे आर्टिकल में कही जा रही है, तो इससे जो सबूत है वो उस तरीके से कलेक्ट नहीं हो पाते हैं। अब जब डिजिटल एविडेंस की बात होती है तो वो अगर प्रॉपर तरीके से हैंडल नहीं होते हैं तो उससे, क्योंकि पूरा जो केस है, पूरा जो मैटर है, उसकी जो पारदर्शिता है वो कहीं ना कहीं खंडित हो जाती है। लास्ट में आर्टिकल में आगे ये भी बात कही जा रही है कि जो टेक्निकल स्टाफ है इसकी भी काफ़ी बड़ी शॉर्टेज है आज के समय पे, और जो प्रेजेंट स्टाफ है उनके पास प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है, और इनके अगर प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं होती है, जो कॉम्पिटेंट स्टाफ नहीं होता है, तो बहुत सारे जो केसेस में, अगर कुछ फेमस केस की बात करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा ही जो टिप्पणी की गई, बेसिकली अब जैसे बात करते हैं स्टेट ऑफ गोवा के केस की बात करते हैं, उसमें सीआईडी सीबी नॉर्थ गोवा वर्सेस तरुणजीत तेजपाल जो केस था, उसमें जब ये बात कही जा रही है तो जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर था, जो सब इंस्पेक्टर था, उन्होंने जो रिलेवेंट सीडी को सीज किया था, उनको खुद नहीं पता था कि हैश वैल्यू इस टर्म का मतलब क्या होता है। बेसिकली सारे जो साइबर की टर्मोलॉजी है उसको बिना समझे जो ऑफिसर होते हैं, अगर वो चीज़ों को उस तरीके से बिना टेक्निकल एक्सपर्टीज़ हुए वो साइबर क्राइम को हैंडल करने जाएंगे तो कहीं ना कहीं उसमें अपरिपक्वता सामने नजर आएगी। आरुषि मर्डर केस में भी यही होता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये पाया कि जो सर्न, जो इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम एक्सपर्ट जो थी, उनको भी प्रॉपर डिटेल नहीं मिला था कि जो इंटरनेट लॉग है, राउटर के लॉग है, लैपटॉप लॉग हैं, प्रॉपर डिटेल उनको नहीं मुहैया कराई गई थी। अब इससे ये भी नहीं पता चल पा रहा था कि जो इंटरनेट था, क्या जिस रात जो मर्डर होता है उसको वो मैनुअली उससे कुछ छेड़छाड़ की गई अथवा नहीं की गई। इसके अलावा जो सर्टिफिकेट, जो मैंडेटरी सर्टिफिकेट प्रोड्यूस किया जाता है, उस पर भी कोई भी डेट नहीं था, जिस पर जो ट्रायल कोर्ट ने उसको रिजेक्ट कर दिया था। तो बहुत सारे लूप होल सामने नज़र आते हैं। अब इसमें बात ये भी हो रही है कि सफिशिएंट कैपेसिटी की ज़रूरत है जिससे साइबर क्राइम को, इससे निजात पाया जाए, इसको ओवरकम किया जाए, और अभी इस सेपरेट साइबर पुलिस स्टेशन बनाने की ज़रूरत है जो हर डिस्ट्रिक्ट या हर रेंज में हो। कई स्टेट ऐसे प्रयास, ऐसी पहल कर भी चुके हैं, पर अभी पूरे देश की बात करें तो ज़्यादातर राज्यों में ऐसी शुरुआत नहीं हुई है। इसके अलावा ये भी बात है कि जो एक्ट है, आईटी एक्ट 2000 के अनुसार जो भी ऑफिसर इन्वेस्टिगेट करेगा उसको इंस्पेक्टर रेंज के नीचे का ऑफिसर नहीं होना चाहिए। बट व्यवहार में ऐसा पाया जाता है कि जो एसआई रेंज का ऑफिसर होता है, बेसिकली वो ज़्यादातर मामलों को हैंडल करता है। तो अब ऐसी भी बात हो रही है कि बेसिकली जब व्यवहार में यही हो रहा है तो सेक्शन 80 जो इस एक्ट का है उसको अमेंड करके सब इंस्पेक्टर रेंज के ऑफिसर को भी एलिजिबल कर देना चाहिए कि साइबर क्राइम के इन्वेस्टिगेशन को वो आगे बढ़ा सके। अब जो साइबर लैब मौजूद हैं उनको भी अपग्रेड करने की ज़रूरत है, क्योंकि आज के समय में देखा जा रहा है बहुत से ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आधारित नए तरीके के क्राइम रिपोर्ट किए जा रहे हैं, क्रिप्टो करेंसी रिलेटेड क्राइम आ रहे हैं, जो नए तरीके के फंड होते हैं उस तरीके से हो रहे हैं। और इसके अलावा आज के समय में जो ट्रेडिशनल जो लैब है, ज़्यादातर जो हार्ड डिस्क होते हैं, इसके अलावा जो मोबाइल फ़ोन होते हैं, मोबाइल फ़ोन जो होते हैं, इनको तो इवेलुएट करने के लिए वो प्रॉपरली इक्विप्ड हैं। बट इसके अलावा अब जो नए तरीके के और जो मॉडर्न क्राइम हो रहे हैं
उसको टैकल करने के लिए उनको वो प्रॉपर इक्विप्ड नहीं है। इसके बाद ये भी बात हो रही है कि डेटा लोकलाइजेशन, चूंकि डेटा लोकलाइजेशन के बिना ज़्यादातर जो साइबर क्राइम होते हैं वो कई बार दूसरे देशों से कंडक्ट किए जाते हैं। ऐसे में जो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जो जुरिस्डिक्शन आ जाता है वो कई बार इन्वेस्टिगेशन के बीच में डिले करता है। तो अगर डेटा लोकलाइजेशन, जो अभी आने वाला पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन लॉ है, उसमें डेटा लोकलाइजेशन जैसे तत्वों को मजबूती से अगर अपनाया जाए तो जो भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है उनको आसानी से जो क्राइम रिलेटेड डेटा है वो उनकी पहुंच में आ जाएंगे, जिससे कि जो भी इन्वेस्टिगेशन है उसको मजबूती मिलेगी, तेजी से इन्वेस्टिगेशन होगा। इन सब के अलावा बहुत सारे मामलों में भारत अभी भी आत्मनिर्भर नहीं हो पाया। जिस तरीके से अगर हम बात करते हैं तो जो बच्चों का जो चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ मटेरियल जो इंटरनेट पर है उस पर अभी भारत, जो यूएस की नॉन प्रॉफिट एजेंसी है नेशनल सेंटर फॉर मिसिंग एंड एक्सप्लॉइटेड चिल्ड्रन, इस पर आधारित है। जो डेटा है, भारत को ज़रूरत है कि भारत अपनी कैपेबिलिटी को और ज़्यादा इस क्षेत्र में आगे बढ़ाए, जिससे कि हम खुद भी सक्षम हो कि हम ऐसे बातों का पता लगा सकें और ऐसे मटेरियल जो चाइल्ड अब्यूज़ को बढ़ावा देते हैं उसको खुद से हम उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकें, उसको हटा सकें। और इन सब में सबसे ज़्यादा आवश्यकता पड़ेगी जो सेंटर है, जो केंद्र है और जो राज्य है, क्योंकि पुलिस राज्य के अंतर्गत में आती है और बहुत सारे जो एजेंसीज हैं जैसे सर्न इत्यादि वो सब जो केंद्र सरकार है उसके अंतर्गत में आती है। ऐसे में ज़रूरत है कि दोनों को हैंड इन हैंड, हाथ मिलाकर इस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए, जिससे कि भारत में जो साइबर क्राइम की जो समस्या है और आने वाले समय में सिर्फ भारत में नहीं विश्व भर में जिस तरीके से नए रूप में साइबर क्राइम जन्म ले रहा है और लगातार इसकी प्रवृत्ति बढ़ रही है, उस पर लगाम लगाया जा सके। दोस्तों, आज के हिंदू में इतना ही। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।